नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप चाहे यंग प्रोफेशनल महिला हो, वर्किंग मदर हो, सिंगल मदर हो या फिर सीनियर सिटीजन महिला, आज बताएंगे महिला की उम्र के हर पड़ाव की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे महिलाओं के लिए खास स्कीम पर चर्चा और इक्विटी डेट की ऐसी कैटेगरी जो पोर्टफोलियो प्लानिंग का हिस्सा हो सकती हैं। तो आधी आबादी की पूरी प्लानिंग कराने के लिए हमारे साथ है दो खास एक्सपर्ट्स। मिरर एसेट म्यूचुअल फंड में बैंक एंड एनडी की सेल्स हेड सुरंजना बोर ठाकुर और फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी। सुरंजना और प्रवीण, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और सबसे इम्पोर्टेंट है जानना और समझना कि औरतें, नारी, महिलाएं, उनके लिए जो मनी मैनेजमेंट है उसके अलग अलग पड़ाव क्या हो सकते हैं, उनके उम्र के अलग पड़ाव के हिसाब से। सबसे इम्पोर्टेंट, हम जो यंग प्रोफेशनल्स हैं जब कमाई शुरू कर देती हैं उसके बाद की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कैसे होनी चाहिए। सुरंजना, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सबसे पहले कि एक यंग प्रोफेशनल महिला है जो कि यंग है, अराउंड अपने 20s में है या फिर अर्ली 30s में है, तो ऐसी एक यंग प्रोफेशनल महिला को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? Good evening, Swati. Good evening, viewers. I think thank you so much for having me on this show. I think पहला चीज आपने जो पूछा before getting into what a person should do at that age, एक चीज बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी हो रहा है। अगर आप एक डेटा पॉइंट देखेंगे, 1970s में इंडिया में एवरेज एज इन जनरल वाज अराउंड 47 इयर्स। अगर आप वही चीज 2022 में देखेंगे, इट्स अराउंड 70 इयर्स। सो इस 50 साल में देयर हैज बीन अ 48% इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसमें से भी women actually tend to live a little longer. अगर men का average age around 67 years का होता है, women average age around 70 years का होता है। So जैसे जैसे आपका age life expectancy बढ़ता है तो आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो उस प्लानिंग में आप एक तो इन्फ्लेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके एसेट्स की प्राइस नीचे जाती रहती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉर विमेन स्पेसिफिकली क्या होता है कि बहुत बार, बिकॉज विमेन आर सपोज टू बी केयर गिवर्स इन द फैमिली, तो चाहे वो अपने बच्चों के लिए हो या अपने पेरेंट्स के लिए हो या इन लॉज के लिए हो, यूजुअली वो अपने वर्क में ब्रेक्स लेते हैं या वो एक्चुअली शॉर्टर टेन्योर के लिए काम करते हैं सो दैट दे कैन टेक अप दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम। सो फॉर देम इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू प्लान बेटर। I think when it's a younger person who is starting off with the journey, जैसे कि आपने बोला, somebody in the age group, let's say आपका, in fact, a survey says that, अगर आप 18 से 25 साल के उम्र के बीच में somewhere है, तो उसमें आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है कि आप फैमिली को प्रायोरिटाइज करते हैं, बट सेकेंड प्रायोरिटी होता है कि ट्रैवल, थर्ड प्रायोरिटी होता है कुछ हायर स्टडीज का, और फोर्थ प्रायोरिटी कुड बी समवेयर अराउंड रिटायरमेंट प्लानिंग, अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग। बट जैसे आप 25 या 25 to 35 के एज में चले जाते हो तो फैमिली और ट्रैवल तो रहता है आपके प्रायोरिटी में, बट आप रिटायर अर्ली करना या बच्चों की तरफ ध्यान देना आपका प्रायोरिटी में इंक्लूड हो जाता है। जैसे जैसे आप 35-45 की तरफ जाते हो तो आपका चिल्ड्रन बिकम अ हायर प्रायोरिटी इन लाइफ कंपेयर टू एनीथिंग, एनी अदर सेगमेंट ऑल टुगेदर। सो विच इज वाई आपको प्लानिंग उसके हिसाब से करना पड़ता है। सो आई थिंक जब जर्नी शुरू होती है, मेरे हिसाब से किसी भी महिला को जर्नी शुरू करने के लिए वो शायद इंडेक्स इन्वेस्टिंग के थ्रू, ETF या कोई इंडेक्स फंड के थ्रू जर्नी शुरू कर सकते हैं। बट शुरुआत में जब उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मार्केट्स कैसे मूव करते हैं, व्हाट इज द वॉलेटिलिटी, मार्केट का रिस्क क्या है, उनका रिस्क क्या है, ये सारे जब वो इकट्ठे देखते हैं तब उनको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो उस हिसाब से वो फिर देख सकते हैं कि दे कैन स्टार्ट प्लानिंग for initially having a larger quantum of investment into the equity side,
एंड मे बी ओवर अ पीरियड ग्लाइड पाथ के थ्रू वो अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन जैसे जैसे छोटा होता जाए उसके हिसाब से वो अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को कम कर सकते हैं। डेट या दूसरे इटली पुट, इन्वेस्टमेंट जैसा आपने कहा कि शुरुआत जो है वो इक्विटी कंपोनेंट को ज्यादा रखें। जैसे जैसे हम टाइम के तरफ आगे बढ़ेंगे हम उसके जो डायनेमिक्स हैं, इक्विटी और डेट के डायनेमिक्स कैसे बदलते हैं किसी एक निवेशक के लिए जो एक महिला है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट बात जरूर कही सुरंजना कि एक महिला की लाइफ में डिविएशंस बहुत सारे आते हैं। जब वो काम करना शुरू करती हैं, उसके बाद शादी के बाद उनके बच्चे और उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारी, फिर सीनियर सिटीजन और उसके आगे की जिंदगी के बीच में एक समान नहीं रहती है लाइफ, उसमें उतार चढ़ाव भी है और बहुत डायनेमिक्स चेंज होते हैं, बहुत इवेंटफुल लाइफ रहती है। इसलिए उसी हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग महिलाओं के लिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रबलीन, ऐसे में यूजुअली हम देखते हैं कि महिलाएं बचत ज्यादा करती हैं, वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना पसंद करती हैं जहां पर उनको ज्यादा जोखिम ना उठाना पड़े, यूजुअली जो हम एक ट्रेडिशनली देखते आए हैं। पर अभी जो आजकल की महिलाएं हैं जो हमें भी देख रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं कि बचत के साथ अगर मुनाफा भी कमाना है तो अगर आप एक यंग प्रोफेशनल महिला हैं जिन्होंने कमाई की अभी शुरुआत की है, उनको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए और कहाँ? जी स्वाति, बिल्कुल। आई थिंक सुरंजना के जो पॉइंट्स है मैं उनसे एग्री करती हूँ कि एक जो पाथ है आपके करियर पाथ थोड़ा डेफिनेटली ज्यादा हर्डल्स के साथ होता है। कुछ चीजें मेरे ख्याल से जो एक यंग महिला अब अपने 20s में है और कमाना शुरू कर रही है, मेरे ख्याल से मैं उनको 5 पॉइंटर्स दूंगी। सबसे पहले तो स्वाति जी, एक अपने लिए मेरे ख्याल से कंटिजेंसी फंड हमें बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे कोई भी यंग प्रोफेशनल हो, पुरुष हो महिला हो, आपकी जॉब का पता नहीं है। ऐसा हो सकता है आप कल को हायर स्टडीज करना चाहें, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहें, या किसी और रीजन की वजह से आपको पैसे की जरूरत पड़े, तो एक कंटिजेंसी फंड की शुरुआत शुरू से करना शुरू करें। एंड मेरे ख्याल से ये एक अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में एक एसआईपी के द्वारा या एक आरडी के द्वारा की जा सकती है। उसके बाद सेकंड जो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने नियर टर्म गोल्स को थोड़ा सा चार्ट करें। नियर टर्म गोल्स में आपके आ जाते हैं, आपको वेकेशन जाना है, आप मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन के बाद जॉब में लग गए, फिर आपने अपनी मास्टर्स कर दी है, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। तो नियर टर्म गोल्स में भी ये 4 से 5 साल दूर हैं, इनके लिए आप प्लान करें। और इनके लिए मेरे ख्याल से एक मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट के जो हमारे फंड्स हैं उनका चुनाव महिलाएं कर सकती हैं। तीसरी चीज मेरे ख्याल से जो आप हैं, मैं हूं, सुरंजना है, हम सब पे लागू होती है कि रिटायरमेंट इज इनेविटेबल। हम सब ने अपनी वर्क लाइफ को एक पॉइंट पे बबाए कर देना है और फिर हमें एक कैश फ्लो की जरूरत है। और स्वाति जी, मेरे ख्याल से जितनी जल्दी हम इक्विटीज में निवेश शुरू करें उतना इजी है। जब आप अपने 20s में हैं तो अगर आपने 5,000 रुपए से भी शुरुआत कर दी इक्विटीज में तो वो एक डिसेंट कॉर्पस बन सकता है आगे चल के। चौथा है मेरे ख्याल से थोड़ा सा पैसा हमेशा साइड पे रखें खर्च करने के लिए, बिकॉज 20s आपका बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। तो कुछ पैसा महीने का मेरे ख्याल से साइड में आपका रखना चाहिए फॉर स्पेंडिंग। डेट को अंडर चेक रखना है। 40% से ज्यादा आपकी टेक होम इनकम का जो आपका डेट है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज है, वो नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपके पास एक हेल्थ कवर और लाइफ कवर होना चाहिए। लाइफ कवर तब असेंशियल है अगर आपके ऊपर लोन्स हैं या आपके ऊपर डिपेंडेंस है। स्वाति जी, बिल्कुल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रबलीन ने बताया और उसके मुताबिक आपको अपनी इमरजेंसी प्लानिंग, इंश्योरेंस का ख्याल और उसके अलावा पैसे कहाँ रखने चाहिए, सिर्फ बचत नहीं उसको निवेश भी करना है। ये तमाम ऐसे निवेश के तरीके बताए जो आप अपना सकती हैं अगर आप एक यंग प्रोफेशनल है, अपने 20s या 30s में हैं। अब ऐसी महिलाएं सुरंजना जो कि हाउसवाइफ हैं, उनका एक्टिव इनकम का जरिया तो नहीं है, पैसिवली हो सकता है। कई हाउसवाइफ्स जो हैं वो करती हैं कुछ काम जिससे उनको कुछ आमदनी जरूर होती है, पर हाउसवाइफ्स के लिए क्या यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग का तरीका कुछ बदल जाता है? उन्हें क्या ख्याल रखने की जरूरत है? क्योंकि हाउसवाइफ्स में यूजुअली हमने देखा है कि वो पैसे बचाकर बहुत ज्यादा चलती हैं और उनके पास न सिर्फ कैश बल्कि गहने भी काफी ज्यादा होते हैं जो वो अपने लिए एक सुरक्षित
एक तरीका मानते हैं कि वो उनके पास कुछ एसेट है। तो यहाँ पर उस हाउसवाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग में किस तरीके के बदलाव की जरूरत है? देखिए, हाउसवाइफ की बात आती है तो ऑब्वियसली उनकी लाइबिलिटी, जैसे आप बोल रहे हो कि उनका कुछ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम हो भी सकता है, जैसे कोई किसी के रेंटल इनकम्स हो या कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो जहां से वो इनकम आ रहा है, तो उनका बहुत ज्यादा एक मंथली तरीके में नहीं होता है। इट्स मोर ऑफ कभी किसी समय में ज्यादा पैसा भी हो सकता है, किसी समय में कम पैसा भी हो सकता है। तो आई थिंक उनके लिए फाइनेंशियल जर्नी नहीं चेंज होता है, बट दो चीजें बोलना चाहूंगी। एक है कि आपको जो प्रबली ने भी बोलने की कोशिश करी कि अर्ली शुरू करना बहुत जरूरी है। आई थिंक इंडिया में ये बोलते हैं कि इस टाइम पे अगर आप एक कपल रिटायर कर रहा है तो द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू शुड हैव अवेलेबल इज अराउंड 3 करोड़। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अगर आप 25 इयर्स के एज में अगर आप शुरू कर रहे हैं एक एसआईपी, मंथली एसआईपी अमाउंट आपको 7,836 रखना पड़ेगा फॉर अबाउट 420 मंथ्स to be able to reach at a 10% CAGR to this 3 CR number. बट अगर आपने वही चीज 35 के एज में शुरू किया तो आपको 22,423 रुपीज पर मंथ डालना पड़ेगा फॉर 300 मंथ्स। और अगर उसी चीज को आपने शुरू किया एट द एज ऑफ 45 तो आपको 71,783 रुपीज पर मंथ डालना पड़ेगा फॉर 180 मंथ्स। सो जैसे जैसे आप डिले करते जाते हो अपना जर्नी, आपको जितना पैसा एक टाइम तक इकट्ठा करना है किसी भी गोल के लिए, आपका वो क्वांटम बढ़ता जाता है। दूसरा चीज ये है कि क्योंकि आपका कोई स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा स्मार्टली प्लान करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ फिर से। उस जैसे आपका लेट्स से एक होम लोन है फैमिली का, लेट्स से 1 करोड़ का होम लोन है, अबाउट 8.5% का अगर ईएमआई रेट चल रहा है तो अराउंड 76,000 टाइप का ईएमआई पर मंथ होता है। तो आपका टोटल पेमेंट 30 इयर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, 30 इयर्स के टाइम फ्रेम में आपका टोटल पेमेंट अराउंड 2.7 करोड़ टाइप का हो जाता है, जो कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिला के आप पे करते हो फॉर दैट 1 CR। बट अगर उसी टाइम में उस 76,000 के ईएमआई के मुकाबले अगर आपने सिर्फ 7,000 रुपए का एक एसआईपी चलाया पर मंथ विथ वॉट एवर मनी दैट यू हैव अवेलेबल, लेट्स से अगर आपका 13% का भी रिटर्न आ रहा है उसका ईयर ऑन ईयर, तो 30 साल तक आप कुछ 3 करोड़ बना लोगे। तो ना ही आपने 2.7 करोड़ अपना पे ऑफ कर दिया, आपके पास कुछ 32,000 बच भी जाएगा। सो स्मार्ट प्लानिंग करना शायद बहुत जरूरी हो जाता है फॉर somebody like somebody who's a housewife who may not always have the larger quantum of money or may not know exactly कब पैसा अवेलेबल होगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही स्मार्ट टिप्स बताए इनफैक्ट हाउसवाइफ्स के लिए। और हाउसवाइफ्स तो हमने देखा है आजकल स्टॉक मार्केट में भी निवेश करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके जो भी उनकी कुछ बचत होती है उसको लगाती है। और आपने बिल्कुल सही बताया और किस तरीके से छोटी रकम से आप एक बड़ी पूंजी इकट्ठा कर सकती हैं। ये भी अपने आप में एक कमाई का तरीका है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है प्रबलीन, वो ये कि इस साल से अप्रैल से जो कि बजट में जिसका ऐलान हुआ था, महिला सम्मान बचत पत्र शुरू किया गया, 2 साल की ये योजना, जो स्पेशली वो महिलाएं हैं जो अपने पास जो बेसिकली एक शुरुआत करना चाहती हैं निवेश में, और एक सुरक्षित जरिया चाहिए, और एक मुश्त कहीं पैसे रखे हैं, कहीं पर लगाने हैं छोटे टाइम के लिए, ऐसी जो योजना है वो इस उद्देश्य के लिए सही बैठ सकती है, क्योंकि 7.5% का 1 साल का रिटर्न तो महिला बचत पत्र में मिल रहा है, लेकिन हाँ है सिर्फ 2 ही साल की योजना। जी स्वाति, मेरे ख्याल से एक टारगेट ऑडियंस है जिनके लिए ये वाली स्कीम एक बहुत अच्छी निकल के आई है, क्योंकि पहली बात तो महिला के खुद के नाम पे एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है कि वो अपने नाम पे उनका एक फाइनेंशियल एसेट एक क्रिएट हो रहा है, और 7.5% का रिटर्न मेरे ख्याल से डिसेंट है। पर इसमें थोड़ी सी हमारी लिमिटेशन हो जाती है कि 2 लाख तक का ही आप पैसा लगा सकते हैं। पर जहाँ पे कोई हाउसवाइफ हैं और अपने घर के खर्चे से बचा के उनने एक छोटी पूंजी अपने लिए जमा की है,
वहां डेफिनेटली एक अच्छा ये विकल्प निकल के आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक फर्स्ट स्टेप की तरह मेरे ख्याल से बहुत महिलाएं इसको यूज कर सकती हैं। पर जहां पर हमारी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आ जाती है स्वाति जी, मेरे ख्याल से वहां पे ये एक रकम ऐसी बन के आ रही है, जो अमाउंट है कि ये उन महिलाओं के लिए जो थोड़े बड़े एक कॉर्पस को क्रिएट करना चाहती हैं, या बच्चों की एजुकेशन या रिटायरमेंट को टारगेट कर रहे हैं, उनके शायद पोर्टफोलियो में इस चीज का उतना योगदान नहीं हो पाएगा। पर एक नियर टर्म गोल के लिए और एक इस तरीके की रकम को मेरे ख्याल से जो लोग लगा सकते हैं उनके लिए अच्छी ये स्कीम है। इसका एटीसी में कंसेशन मिलेगा, पर जो इसकी टैक्स लायबिलिटी फाइनल है उसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से उसकी क्लैरिटी आने के बाद और शायद इनकरेज होंगे कुछ पुरुष भी जो अपनी वाइफ के नाम पे और महिलाओं के नाम पे चाहेंगे कि थोड़ा पैसा लगाया जाए। तो महिलाओं का मनी मैनेजमेंट कैसा हो, उम्र के हर पड़ाव के हिसाब से हम फाइनेंशियल प्लानिंग महिलाओं के लिए आज समझ रहे हैं। हमारे साथ मिराई एसेट से सुरंजना बोर ठाकुर और फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी हैं। इनफैक्ट सिंगल मदर, इन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है क्योंकि इन्हें सिंगल हैंडेडली अपने परिवार को आर्थिक रूप से उनका सहारा बनना पड़ता है, फाइनेंशियली भी। इनफैक्ट प्रवीण, मैं आपसे अगर शुरू करूं तो सिंगल मदर की जो निवेश प्लानिंग है वो बाकी जो महिलाएं हैं, बाकी महिलाएं मतलब जैसे एक यंग प्रोफेशनल है जिनकी लाइबिलिटीज नहीं है फिलहाल अभी, या फिर हाउसवाइफ हैं जिनके साथ एक पार्टनर है जो काम करते हैं, वो उनको फाइनेंशियली उनके साथ मिलजुल कर वो सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे को। एक सिंगल मदर की फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी अलग हो जाती है और उन्हें किन बातों का ख्याल रखकर प्लानिंग करनी है? जी स्वाति जी, सोशल स्ट्रक्चर इंडिया में काफी बदल रहा है, और मेरे खुद के ऐसी बहुत क्लाइंट्स हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, विमेन हैं जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, जहां हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अपनी मर्जी से सिंगल रहना चाहते हैं, और कुछ लोगों का डिवोर्स हो जाता है, और यूर अ विडो, आपके बच्चे भी हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक टफ फेज है आपकी लाइफ का, और वहां पे डेफिनेटली प्लानिंग जो है वो और सिर्फ मनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आपको ये भी देखना है कि कल को उन एसेट्स को अगर आपको कुछ होता है तो आपके बच्चे के साथ आपकी नॉमिनेशन कौन है, कौन मैनेज करने वाला है। पर अगर हम एक ब्रॉडली देखें तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है ऐसी महिला के लिए कि वो, अगर उनके ऊपर कोई लोन लायबिलिटी है और उनका बच्चा है और वो खुद मैनेज कर रही है, शी इज वर्किंग, तो उनको एक अपना लाइफ कवर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो। उसके अलावा ऐसी महिला के पास हेल्थ कवर्स डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज स्वाति जी अगर हम देखें तो एक आपका हॉस्पिटल का बिल आपको एक अच्छी वेल टू डू फैमिली से गिरा के एकदम बहुत डायर फाइनेंशियल स्टेट में पहुंचा सकता है। तो मेरे ख्याल से हेल्थ कवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो कंटिजेंसी फंड है, मैं बोलूंगी इन महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, करीबन 24 महीने का। हम ज्यादातर बोलते हैं कि 1 साल का खर्चा आपके पास हो, पर मेरे ख्याल से यहाँ 24 महीने का खर्चा उनके पास होना चाहिए। और उसके अलावा जहां पे हम मैरिड वुमेन को देखते हैं एक यूनिट की तरह, पार्टनर की तरह प्लानिंग करते हैं, तो आपके रिटायरमेंट गोल्स और बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग में 2 लोगों का सहयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे उन महिलाओं को अकेले ही इन गोल्स को मीट करना है। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू हो सके, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और आपकी रिटायरमेंट के लिए, उतना अच्छा है। और मेरे ख्याल से स्वाति जी बेसिक कंटिजेंसी फंड को एक बार मैनेज कर लिया, उसके बाद थोड़ा एक अपने नियर टर्म गोल्स में आप डेट में अपना पैसा रखें, पर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे आपके बच्चा लेट से 10 साल बाद उसने कॉलेज जाना है, या आपकी रिटायरमेंट 20 साल दूर है, उनके लिए आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना ही है बिना डरे। क्योंकि अगर आज डर गए और आपने इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं किया तो कल को चल के आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो मेरी एक विनम्र विनती होगी जो महिलाएं देख रही हैं, जो सिंगल मदर्स हैं, कि आप डरिए मत। इक्विटी से वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में दिखती है, पर लंबे समय में वो ही एक तरीका है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर पाएंगे। बिल्कुल। अब सीनियर सिटीजन्स की फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि स्पेशली महिलाएं जो सीनियर सिटीजन हैं, और जैसा सुरंजना आपने बिल्कुल शो की शुरुआत में कहा था और डेटा भी आपने कोट किया था, महिलाओं की उम्र पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है, साइंटिफिकली प्रूवन भी, और डेटा भी ये कहता है। जो हमारा जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ी भी है।
तो ऐसे में जो महिलाएं जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपने उम्र के ऐसे सालों में जब आप काम एक्टिव ईयर्स में नहीं होते हैं, अपने आप को आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग रखना है। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको अपना जो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है वो कैसे रखना चाहिए। इक्विटी का कंपोनेंट आफ्टर 60 कैसा हो और डेट का कंपोनेंट कितना रहे। So, Swati, on the face of it, obviously आपके जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपके जो गोल्स होते हैं ज्यादा रिटायरमेंट या उसके बाद के गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगते हैं, तो ऑब्वियसली टाइम फ्रेम आपका थोड़ा कम हो जाता है। तो डेट का इन्वेस्टमेंट इन जनरल आपका बढ़ने लगता है आपके पोर्टफोलियो में, चाहे वो डेट हो चाहे वो हाइब्रिड हो। बट कई बार ये होता है कि लोग अपने ओल्डर एज में वो सिर्फ अपने लिए नहीं प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी प्लानिंग करते हैं। तो उसके हिसाब से उनको अपने रिस्क एपेटाइट, अपने टाइम होराइजन और अपने गोल्स के हिसाब से उनको अपने एसेट क्लासेस में एलोकेट करना चाहिए। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होता है, बहुत बार जब लोग प्लानिंग करते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग ही हो, वो एक ही किटी बनाते हैं, एक ही चीज के लिए वो एक्यूमुलेट करते जाते हैं। अगर उनको 1 साल के अंदर कोई रिक्वायरमेंट हो, वो भी उसी पैसे से निकालेंगे, 3 साल बाद की हो वो भी उसी से निकालेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए भी उसी से निकालेंगे। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल्स को बकेटिंग करें या सेगमेंट आउट करें कि कौन सा पैसा आप किस रीजन के लिए, किस गोल के लिए रख रहे हो। ये जब आपका क्लियर हो जाए तो आप उसके हिसाब से, उस टाइम होराइजन के हिसाब से एक्यूमुलेट करते रह सकते हैं, और फिर आप अपना विड्रॉल का प्लान बना सकते हैं कि आपको किस समय में कितना पैसा चाहिए होगा। देयरफॉर आप कैसे विड्रॉल करोगे, कैसे सिस्टमैटिकली करोगे, एक टाइम पे चाहिए, या हाउ इज द प्लानिंग गोइंग टू बी। बट आई थिंक इन ऑल ऑफ दिस क्या होता है कि किसी के भी पोर्टफोलियो में एक कोर पार्ट होता है, एक सैटेलाइट पार्ट होता है। कोर पोर्टफोलियो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपका डेट का कंपोनेंट उसमें बढ़ता जाता है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो है वो यूजुअली उसका पर्पस होता है कि आपके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न्स आ रहा है उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स आए, चाहे आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए। तो उसमें हो सकता है कि जैसे आप इक्विटी में कोई मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स उस कैटेगरी में, या तो कोई थीमेटिक प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें आप अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में देख सकते हो। बट कोर पोर्टफोलियो में या तो आप लार्ज कैप इक्विटीज, या तो आप इंडेक्स प्रोडक्ट्स, या आप डेट के प्रोडक्ट्स देख सकते हो। तो आपके जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, डेट की एलोकेशन बढ़ती जाएगी, बट विद इन दैट एसेट एलोकेशन क्या होगा, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट बिकॉज समबडी इज एजिंग डजंट मीन कि उनको इक्विटी एलोकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, आप देखोगे बहुत एग्जांपल्स है जहां पे कोई ओल्डर एज में उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उन्होंने सारे अपने चीजें कर ली है, बच्चों के लिए कर लिए, अब उनको थोड़ा और अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि वो कुछ पार्ट अपने लिए कर रहे हैं, कुछ पार्ट अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। सो वो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंशिएट होता है। हाँ, और तो कई सीनियर सिटीजन्स अपने पोते पोती नाते नातियों के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। ये यहाँ तक भी ये प्लानिंग आगे बढ़ चुकी है, सो ये बहुत अच्छा भी है। इम्पॉर्टेंट ये है, आखिरी मैं आपसे पॉइंट लेना चाहूंगी प्रवीण यहाँ पर, क्योंकि जब रेगुलर इनकम और आय की बात हुई, सुरंजना ने बताया कि कैसे आप सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, ये पॉसिबल है। बाकी जो फिक्स्ड इनकम है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें तो बहुत अट्रैक्टिव अब ब्याज दरें भी हो गई हैं, अभी रिवाइज जो हुई हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है रेगुलर इनकम पाने का सीनियर सिटीजन महिलाओं के लिए, अपार्ट फ्रॉम वो एक एलोकेशन थोड़ा इक्विटी डेट में करें। जी, मेरे ख्याल से स्वाति जी, जब आप एक सीनियर सिटीजन, स्पेशली महिलाएं मेरे ख्याल से, और अगर वो उस एज में आके लेट्स से एज अ विडो वो एक्सपोज हुई हैं कि उनको अपनी मनी मैनेजमेंट खुद कर दिए हैं, या कोई डिवोर्स या किसी और रीजन की वजह से, तब वो थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं।
और ऐसे में मेरे ख्याल से जो हमारी सरकारी स्कीमें हैं, जैसे हमारे आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हो गए और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, अब इस टाइम पे दोनों ही 8.05 और 8.20% हमें देने वाले हैं। इस टाइप की स्कीमें अगर आपका कोर बना देती हैं तो उससे मेरे ख्याल से एक उनको पीस ऑफ माइंड रहती है। पर ऐसा करने के बाद उनको एक मंथली इनकम रेगुलर तो आने लगेगी, पर क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है, तो जैसे अभी सुरंजना ने बोला कि हमारे पास एक इक्विटी एक्सपोजर तो भी रखने की जरूरत है, बिकॉज हमारी जो ओल्ड एज है, अगर हम 60 से लेके चले तो शायद हम 80 तक जिए, 90 तक जिए। तो हमें 1-2 साल की नहीं, हमें 2-3 दशक की, डेकेड्स की प्लानिंग करनी है, और उसमें इक्विटी का कंपोनेंट का एक पार्ट होना बहुत एसेंशियल हो जाता है। बट आई थिंक अच्छी सरकारी स्कीमें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, और उसको हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए हाइब्रिड कैटेगरीज में एसडब्ल्यूपी के द्वारा। बिल्कुल। तो महिलाएं कैसे अपने पैसों को मैनेज कर सकती हैं, चाहे आप किस भी उम्र के पड़ाव पर हो, आपके लिए एक प्लानिंग करने की कोशिश हमने की अपने एक्सपर्ट्स के हेल्प से। धन्यवाद प्रबलीन आपका, और सुरंजना आपका भी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।